देखिए ये है इंडिया का मैप और ये है मणिपुर। मणिपुर अपनी बाउंड्री मिजोरम, आसाम और म्यांमार से शेयर करता है। और मणिपुर के मैप को एक ग्राउंड की तरह देखा जाए तो ये जहाँ ऑडियंस बैठी है वहीं पे है माउंटेन्स और बीच में जो प्लेन मैदान है और यहाँ पर है मणिपुर की कैपिटल इम्फाल और इस पूरे एरिया को इम्फाल वैली कहते हैं। तो मणिपुर इस तरीके से दिखता है। मणिपुर का 10% जो एरिया है वो वैली यानी कि प्लेन मैदान है और 90% एरिया पे माउंटेन्स है। कुकी और नागा ट्राइब्स का इस हिल एरिया में रहते हैं और मैथी जो हैं वो प्लेन्स में रहते हैं। अब आज का ये जो मणिपुर है साल 1709 में ये कागलेपाक कहलाता था। यहाँ पे मैथी लोग रहते थे। ये और उनके राजा थे पैमहिबा जो इस कांगलेपाक यानी कि मणिपुर के राजा थे। पैमहिबा खुद भी मैथी थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये एक शांतिदास नाम के टीचर के टच में आते हैं और फिर ये हिंदूइज्म अपना लेते हैं। अब हिंदूइज्म अपनाने के बाद सबसे पहले तो ये कांगलेपाक का नाम चेंज करके संस्कृत नाम मणिपुर कर देते हैं। उसके बाद अपना नाम पैमहिबा से चेंज करके गरीब नवाज कर देते हैं और पूरे मणिपुर का स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म कर देते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद ये मणिपुर किंगडम को एक्सपेंड करने लगे थे। मणिपुर के बगल में था किंगडम ऑफ बर्मा जिसको आज की डेट में म्यांमार कहते हैं। उसका पहले नाम बर्मा हुआ करता था। तो पैमहिबा एक किंगडम ऑफ बर्मा पे मल्टीपल टाइम अटैक किया और बर्मा को मणिपुर से जोड़ दिया। अब देखिए मणिपुर हो या फिर म्यांमार, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं और इन सब एरिया में उस टाइम पे छोटी छोटी मल्टीपल ट्राइब्स रहती थी और ट्राइब्स जो होती हैं वो मूव करती रहती थी। जैसे एक जंगल में एक एरिया में अगर कोई ट्राइब्स रह रही है तो जब उस एरिया के रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो फिर जो ट्राइब्स हैं वो जगह चेंज कर देती है। इसलिए मणिपुर में जो ट्राइब्स हैं वो आपको मणिपुर के आसपास के जो एरिया है जैसे म्यांमार वगैरह वहाँ पे भी देखेंगे। तो मणिपुर के राजा पैमहिबा ने बर्मा को मणिपुर में तो मिला लिया था, लेकिन 13 दिसंबर 1751 को पैमहिबा की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद मणिपुर किंगडम वीक पड़ता है और इसका फायदा उठा के धीरे धीरे बर्मा मणिपुर पे कंटिन्यूस अटैक करता रहता है और छोटे छोटे एरिया कब्जा करता रहता है। फिर साल 1819 में बर्मा किंगडम मणिपुर पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है और कई सालों तक मणिपुर पे मारकाट मचती है। यही वो टाइम था जब मणिपुर से लोग भागकर मिजोरम, असम, त्रिपुरा के एरिया में चले जा रहे थे और आज भी इन एरिया में आपको कुकीज, नागा, मैथी में सब पॉपुलेशन मिलेगी। तो इसके बाद अगले 5 साल तक मणिपुर में ये सब चलता है। फिर साल आता है 1824। मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने ब्रिटिशर से मदद मांगी कि बर्मा हमारे ऊपर बहुत ही मारकाट मचा रहा है और आप हमारी मदद करिए। स्ट्रेटेजिकली मणिपुर की जो लोकेशन थी वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही अच्छी थी। तो ब्रिटिशर्स इस चीज़ के लिए मान जाते हैं और 2 साल लड़ाई के बाद यानी कि फरवरी 1826 में ब्रिटिशर्स बर्मा की आर्मी को हरा के मणिपुर से बाहर भेज देते हैं। तो ये जो टाइम था 1819 से 1926 तक का, ये वो टाइम था जब मणिपुर के लोगों ने सबसे ज्यादा मारकाट झेली। इस पार्टिकुलर टाइम को मणिपुर में कहते हैं चाही टॉरेट कुंटापा यानी कि 7 ईयर ऑफ डेवेस्टेशन। अब ब्रिटिशर्स ने मणिपुर की हेल्प कोई चैरिटी के लिए तो करी नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने जो मणिपुर का राजा था उसको राजा बने रहने दिया, लेकिन पूरे मणिपुर का कंट्रोल अपने पास रखा और टैक्स वगैरह जो था वो लेते रहे। ब्रिटिशर्स बेसिकली जहाँ भी राज करते थे वो 2 तरीके से करते थे। एक तो डायरेक्टली पूरा साम्राज्य जो था वो अपने अंडर में ले लेते थे या फिर राजा को राजा बनने देते थे और खुद इनडायरेक्टली रूल करते थे, जिसमें ब्रिटिशर्स अपने ऑफिसर को राजा का सलाहकार बना देते थे। इस पूरे अरेंजमेंट को प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। तो मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट था। ब्रिटिशर्स का एक रूल करने का तरीका था, वो प्लेन्स में रूल करते थे और पहाड़ों को ऐसे ही छोड़ देते थे, क्योंकि एक तो पहाड़ों में आर्मी को लेके कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था, दूसरा प्लेन्स में अंग्रेज ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाते थे। तो मणिपुर के अंदर ब्रिटिशर्स ने प्लेन एरिया जो था उसको पहाड़ों से अलग कर दिया। ऐसा कोई पहाड़ों और प्लेन्स के बीच में बॉर्डर नहीं बना दिया गया था, बस जो ट्राइब्स थी उन और ये जो
चीज़ की थी ब्रिटिशर्स ने, ये आगे चल के सबसे पहला रीज़न बनती है आज के होने वाले मणिपुर के वायलेंस का। तो मणिपुर का ये जो हिल एरिया था, इसमें बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स रहती थी। इन मल्टीपल ट्राइब्स को अलग अलग नाम दिए जाते थे। तो मणिपुर की जो वैल्यू थी, यानी कि जो प्लेन एरिया था, वहाँ पे मैथी रहते थे। हिल्स में जो ट्राइब्स रहती थी वो मल्टीपल ट्राइब्स रहती थी, जिसमें इस साइड की मिलती जुलती जो ट्राइब्स थी, इनको पहली बार ब्रिटिशर्स ने कुकीज़ बोला था। अकेले जैसे कुकीज़ के अंदर इतनी ट्राइब्स थी, और यही सेम ट्राइब्स जो म्यांमार साइड में रहती थी, वहाँ पे उनको चींस बोला जाता था। ऐसे ही मणिपुर के जो इस साइड के पहाड़ थे, यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती थी, ये ज़्यादातर इनके जो कानों में कुंडल पहनते थे, तो इनको नागाज बोला जाता था। तो तब से मणिपुर के अंदर 3 मेजर ग्रुप थे, मैथी, कुकीज़ और नागाज। कुकीज़ की जो पॉपुलेशन थी वो मणिपुर के बाहर के पहाड़ों पे भी थी। ऐसे ही नागाज की जो पॉपुलेशन थी वो भी मणिपुर के बाहर नागालैंड साइड पे भी थी। वही मैथी की बात करें, जब किंगडम ऑफ बर्मा ने अटैक किया था, तो उस पार्टिकुलर टाइम पे जितनी मैथी थे वो मिजोरम, त्रिपुरा इस साइड चले गए। तो आज भी इनकी पॉपुलेशन इन स्टेट में है। कुल मिला के तीनों ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ मणिपुर में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये नेबरिंग स्टेट में भी पाई जाती हैं। ये तीनों आपस में भी बहुत डिसएग्री करते हैं कि हम पहले आए थे या फिर तुम पहले आए हो। जैसे मैथी का कहना है कि 1891 में ब्रिटिशर्स ने पहाड़ों और प्लेन्स को बस रूल करने के लिए एक आर्टिफिशियल तरीके से अलग कर दिया था, वरना चाहे मणिपुर के हिल्स हो और प्लेन्स हो, दोनों हमारे इंसिस्टर्स का है। और मैथी कुकीज के लिए कहते हैं कि 18 और 19 सेंचुरी में म्यांमार से आए थे। ऐसे ही कुकीज कहते हैं ये जो पूरा रेड है ये एरिया हमारा है, यहाँ पे हमारी ट्राइब्स है और यहाँ पे हम बहुत ही पहले से रह रहे हैं। ऐसे ही नागाज का कहना है कि जो ऑरेंज वाला एरिया है यहाँ पे हमारी ट्राइब्स बहुत पहले से रहती हैं, तो ये एरिया हमारा है। लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री का कोई प्रूफ नहीं है, बस कुछ इवेंट के बेसिस पे अजमसिस लगाए जाते हैं। अब होता क्या है कि साल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है और ब्रिटिशर्स मणिपुर से करीब 2000 सोल्जर लेके जाते हैं उनकी तरफ से लड़ने के लिए। ब्रिटिशर्स ने कुकीज को भी ले जाने के लिए ट्राई किया क्योंकि लड़ने में काफी माहिर थे, लेकिन कुकीज ने ब्रिटिशर्स के साथ जाकर लड़ाई करने के लिए साफ मना कर दिया और इसकी वजह से ब्रिटिशर्स काफी नाखुश थे इनसे और इनके ऊपर अटैक भी कर दिया, यानी कुकीज के ऊपर अटैक कर दिया। ये लड़ाई काफी दिनों तक चलती है और कुकीज में भी काफी नुकसान किया ब्रिटिशर्स का, लेकिन ब्रिटिशर्स कुकीज को हरा देते हैं। इस लड़ाई को एंग्लो कुकी वार भी कहा जाता है। जैसे तैसे ब्रिटिशर्स कुकीज से जीत गए थे, लेकिन कुकीज को कंट्रोल करना भी आसान नहीं था और ब्रिटिशर्स ने कुकीज से डील करने के लिए इनको सॉसली इंक्लूड करना शुरू किया ताकि इनको कंट्रोल करने में आसानी हो। तो ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें कुकीज का जो एरिया था वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज भेजे। ये वो टाइम था जब कुकीज क्रिश्चियन बने। आज भी कुकीज का जो पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी में क्रिश्चियन ही है और मैथी की बात करें तो अपने राजा की वजह से उनमें हिंदूज है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम आता है। ये वो टाइम था जब मणिपुर के लोगों को आइडिया लग गया था कि ब्रिटिशर्स अब यहाँ से छोड़कर जाने वाले हैं और ब्रिटिशर्स ने अनसाइंड कम्युनिकेशन में नॉर्थ ईस्ट की जो पॉपुलेशन थी उनको ये आइडिया दिया कि ये लोग अलग रहेंगे, इनका मर्जर नहीं होगा कहीं पे। तो इस पार्टिकुलर टाइम पे ब्रिटिशर्स गए नहीं थे, उनके जाने की बात हो रही थी और मणिपुर के उस टाइम के राजा थे राजा बोधचंद्र सिंह। मणिपुर की जनता ने राजा के ऊपर बहुत ही प्रेशर बनाया कि आप मणिपुर के लोगों के हाथ में भी पावर दीजिए, डेमोक्रेसी लाइए। तो 26 जुलाई 1947 को राजा बोधचंद्र सिंह मणिपुर के स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 लेके आते हैं मणिपुर के लिए। अब इसके एक महीने बाद अगस्त 1947 में ब्रिटिशर्स सब कुछ छोड़ के वापस चले जाते हैं। अब जैसे हमने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स 2 तरीके से राज करते थे, एक स्टेज पे, एक डायरेक्ट खुद स्टेट पे रूल करते थे और दूसरा इनडायरेक्टली राजा के थ्रू रूल करते थे। तो जब इंडिया को आज़ादी मिली तो ये एग्रीमेंट हुआ कि जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, यानी कि राजा के थ्रू रूल करते थे, जिसको प्रिंसली स्टेट
स्टेट कहते हैं। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेक्शन साइन होगा, जिसमें जो स्टेट होगी वो खुद रन करेगी, बस डिफरेंस एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन जो होगा वो इंडिया देखेगा। तो मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट था, तो यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन साइन किया गया। ये उसकी कॉपी है। ये साइन करने के बाद मणिपुर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन सब इंडिया के कंट्रोल में आ गया। ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद राजा ने जो मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1947 जो लेके आए थे, इसको इंडिया ने मानने से मना कर दिया। एक्चुअली मणिपुर स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन थी इंडिया के लिए, जिस तरीके से बाहर की कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था और मणिपुर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत कमज़ोर था, उससे इंडिया के अंदर दिक्कतें बढ़ सकती थी। इसलिए 1949 में जब मणिपुर के राजा बौद्धचंद सिंह किसी काम से शिलांग आए थे तो इंडिया गवर्नमेंट ने इनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया और फिर उनको तभी छोड़ा जब उन्होंने इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन किया। मतलब कि इंडिया के साथ जोड़ने का एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। ये उस मर्जर एग्रीमेंट की कॉपी है और ये उस पार्टिकुलर टाइम का आर्टिकल है। 21 सितंबर 1949 को इस एग्रीमेंट पर साइन हुआ और 15 अक्टूबर 1949 को ये इम्प्लीमेंट हो गया। और यही वो टाइम था जिसका हवाला देके आज भी मैथी कहते थे कि इस पार्टिकुलर टाइम पे इनको ट्राइब्स का दर्जा मिला हुआ था, यानी कि वो एसटी कैटेगरी में आते थे, लेकिन बाद में इनको इस कैटेगरी से हटाया गया। और मैथी का कहना था कि हम अलग से एसटी का दर्जा आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम एसटी का दर्जा जो उसी को रीस्टेट करने के लिए कह रहे हैं। और कुकीज़ का कहना है कि ये अभी हाल फिलहाल में इन्होंने ये बोलना चालू किया है, ये शुरू से ही प्रीवियस रहे हैं, ये कभी एसटी कैटेगरी में थे ही नहीं। तो मणिपुर का मर्जर होता है इंडिया के साथ और फिर मणिपुर को एक पार्ट सी स्टेट की तरह रखा जाता है। पार्ट सी स्टेट का मतलब हुआ कि एक दीवान या फिर चीफ कमीशन मणिपुर को चलाएगा। फिर उसके बाद 1956 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और फिर उसके बाद 1972 में मणिपुर को इंडिया के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। अब मणिपुर इंडिया के अंदर पूरी तरीके से एक स्टेट बन चुका था, लेकिन 1972 से 12 साल पहले यानी कि 1960 में इंडियन गवर्नमेंट मणिपुर के अंदर लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 लेके आती है, जिसमें ये था कि मणिपुर की जो वैली का एरिया था, यहाँ के लोग हिल्स के अंदर लैंड नहीं खरीद सकते थे, लेकिन हिल्स पर रहने वाले जो ट्राइब्स थे, जो इम्फाल वैली जहाँ पे मैथी रहते थे, वहाँ पे जाके लैंड खरीद सकते थे। यानी कि पूरे मणिपुर के अंदर वो कहीं भी ज़मीन खरीद सकते थे। जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, हिल्स और वैली में, तो इंडिया ने मणिपुर को जोड़ने के बाद मणिपुर को उसी तरीके से ट्रीट किया। हिल्स और वैली को अलग अलग तरीके से गवर्न किया। तो सबसे पहले इंडिया लेके आया लैंड रिफॉर्म एक्ट मणिपुर के अंदर, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 के हिसाब से इंडिया के अंदर कौन एसटी होगा और कौन एसटी नहीं होगा। ये प्रेजेंट के एक नोटिफिकेशन से डिसाइड होगा। तो किसको एसटी की लिस्ट में रखा जाएगा, किसको निकाला जाएगा, इसके लिए 1965 में एक लॉकर कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के हिसाब से 5 चीजें डिसाइड करेंगी कि इंडिया के अंदर कौन एसटी होगा और कौन नहीं होगा। ये 5 क्राइटेरिया थे: प्रीमिटिवनेस, डिस्टिंक्टिवनेस, आइसोलेशन, इनहेबिटेशन, बैकवर्डनेस। लोगों और कमेटी ने किसको निकाला, किसे रखा, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें कोई भी चीज़ हमने अपनी तरफ से ऐड नहीं करी है, हर चीज़ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप एक बार जाकर वेरीफाई ज़रूर कर लेना। लोगों और कमेटी की रिपोर्ट में पेज नंबर 26 पे एसटी से निकालने के रीज़न दिए हैं और पेज नंबर 24 पे जिनको इंक्लूड किया है उनके रीज़न दिए हैं। तो इसके बाद कुकीज जो हिल्स में रहते थे वो एसटी कैटेगरी में ही रहते हैं और मैथी को और ओबीसी कैटेगरी में रखा गया, लेकिन एसटी में नहीं रखा गया। इसी तरीके से नागास को भी एसटी कैटेगरी में रखा गया। अब देखिए, जब मणिपुर का मर्जर हुआ इंडिया के साथ, तो मणिपुर के अंदर कुछ ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप बने जो इंडिया के खिलाफ थे। उनके खिलाफ हथियार उठा लिए थे और इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर थे उनके ऊपर अटैक करते थे। ऐसा ये इसलिए करते थे क्योंकि ये मणिपुर को इंडिया से अलग करना चाहते थे। इनके नाम ये थे, इनका कहना है कि इंडिया से जुड़ने से पहले मणिपुर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना के इलेक्शन तक करवा लिए थे, लेकिन फिर भी इनके राजा से जबरदस्ती साइन
करा के मणिपुर को इंडिया का हिस्सा बना दिया गया और मणिपुर का इंडिया से जुड़ना ये इलीगल है। तो ये जितने भी ग्रुप थे जो कह रहे थे कि मणिपुर का इंडिया से जुड़ना इलीगल है, शुरू में लार्जली इम्फाल वैली में ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं करते थे, लेकिन इनमें ज्यादातर मैथी थे। अब इसके कुछ टाइम बाद हिल्स में जो ट्राइब्स थे उन्होंने भी अपने ग्रुप्स बनाए। सबसे पहले जो नागास ट्राइब्स थी उन्होंने अपने इंसर्जन ग्रुप बनाए। नागास से कहा कि हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है, ये सारी नागा एरिया जो है जहाँ नागास रहते हैं जैसे नागालैंड, मणिपुर, असम और म्यांमार, इन सब को जोड़कर हमें ग्रेटर नागालैंड देश बनाना है। और ये लोग देश की बात कर रहे थे, स्टेट की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया NSCN, मतलब नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और इस ग्रुप ने हथियार उठा के म्यांमार और इंडिया गवर्नमेंट पे अटैक करना शुरू किया। अब इनका देखा देखी कुकीज ने भी अपना ग्रुप बनाया और कहा हमें भी अपना कुकी लैंड चाहिए, लेकिन कुकीज ने कहा कि हमें अलग देश नहीं चाहिए, हमें इंडिया के अंदर ही अलग स्टेट मिल जाए जिसमें सारे कुकी ट्राइब्स हैं जो मेजोरिटी में हैं। लेकिन धीरे धीरे ये आपस में भी लड़ने लगे क्योंकि कुकीज अपना अलग से कुकीज होमलैंड मांगते हैं। इस एरिया में जो रेड दिख रहा है, कुकीज का कहना है कि ये उनका एरिया है, वहीं नागास चाहते हैं कि ग्रेटर नागालैंड बने। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये नागास क्लेम करते हैं, लेकिन अगर आप दोनों मैप को देखोगे तो नागास और कुकीज का जो एरिया है वो ओवरलैप कर रहा है। इस वजह से कुकीज और नागास आपस में भी लड़ते हैं। और उधर जो मैथी वैली में रहते हैं तो उनके केस में मैथी वर्सेस हिल होता है जिसमें नागास कुकीज एक हो जाते हैं। तो बेसिकली इस रीजन में तीनों की डिसएग्रीमेंट है अलग अलग चीजों को लेकर। जितनी भी ट्राइब्स होती हैं इनको पॉलिसी वगैरह से इतना मतलब नहीं होता, वो बस चाहते हैं कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, उसके बीच में कोई इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाजी ना हो और ये सब एक साथ मिलकर रहें। अब जैसे हमने आपको बताया कि कुकीज और नागास उसका जो एरिया है वो ओवरलैप कर रहा है, तो इस चीजों को लेके 13 सितंबर 1993 को नागास ने कुकीज के एरिया में घुस के बहुत ज्यादा मारकाट की, जिसमें 115 कुकी सिविलियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दिन को कुकीज ब्लेड डे के नाम से जानते हैं। गाइस, इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल GA नॉलेज को सब्सक्राइब करिए।